तो इन टुडेज क्लास हम लोग जो बात करेंगे वो टी एस एलियट का एक प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का जो इंग्लिश का सिलेबस है, मींस टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एडेड डिग्री कॉलेजेस, उसमें वो चीज जो है सिलेबस में रखा गया है। हम इस चीज को लेके कल ही बात करना चाहते थे, बट आई कुड नॉट, और यू कैन से टॉक विद यू, या आई कुड नॉट डिलीवर अ लेक्चर उस टॉपिक को लेकर के। बट टुडे आई विल गो, चूंकि मैंने नोट्स तो पीडीएफ भेज दिया था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको डिस्कस करना जरूरी है। तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, देन आई विल शेयर माई वाइट बोर्ड, उस पे मैं कुछ पॉइंट्स को लिख भी दूंगा। एक चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि जो मर्डर इन द कैथेड्रल है, इट्स अ पोएटिक प्ले, अ वेरी कॉमन पॉइंट विच यू एंड आई नो। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जान रहे, वी ऑल नो। तो व्हाट डिड आई टेल, आई जस्ट टोल्ड यू कि मर्डर इन द कैथेड्रल इज व्हाट, इट्स अ पोएटिक प्ले। व्हेन यू टॉक अबाउट कि व्हाट इज मर्डर इन द कैथेड्रल, इट्स अ पोएटिक प्ले। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि बिफोर टी.एस. Eliot, so many people had written poetic plays. Shakespeare also wrote poetic plays. Before Shakespeare, Greek tragedy was also written in poetic language. इवन जो है, अगर आप देखेंगे कि जॉन मिल्टन का जो सैमसन एगोनिस्ट था, दैट वाज आल्सो रिटन इन पोएटिक लैंग्वेज। दिस थिंग्स वी फाइंड। लेकिन एक समय के बाद चीजें पोएटिक लैंग्वेज में नहीं लिखी जा रही थी। वो समय कब आता है, स्पेशली यू कम टू नो जब कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात होती है, सेंटिमेंटल कॉमेडी की बात होती है, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी की बात होती है, या जो है एंटी रोमांटिक कॉमेडी या प्रॉब्लम प्ले की बात होती है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात होती है, किचन सिंक ड्रामा की बात होती है, या व्हेन यू टॉक अबाउट ड्राइंग रूम ड्रामा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बीच में आप देखेंगे कि एक गैप आ गया है कि ड्रामा या जो ट्रेजिडी रही है वो जो है पोएटिक लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती थी। जैसे मॉडर्न ट्रेजिडी में एक खूबसूरत एग्जाम्पल जो है आर्थर मिलर जो अमेरिकन ड्रामेटिस्ट रहे हैं, उनका एक खूबसूरत प्ले है ऑल माई सन्स। यू फाइंड दैट कि जो ऑल माई सन्स है वह जो है किसमें नहीं लिखा गया है, ऑल माई सन्स इज नॉट रिटन इन पोएटिक लैंग्वेज, बट ऑल माई सन्स वाज रिटन इन प्रोजाइक लैंग्वेज। What I want to tell you here, when you talk about poetic language, when you talk about poetic play, when you talk about poetic drama, इससे रिलेटेड दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि पोइटिक ड्रामा, पोइटिक प्ले, इट वाज रिवाइव्ड इन मॉडर्न एज। अगर ये कभी क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न एज किसके लिए फेमस है, तो मॉडर्न एज वाज फेमस फॉर द रिवाइवल ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा। मॉडर्न एज पोइट्री और ड्रामा के रिवाइवल के लिए फेमस रहा है, नंबर वन पॉइंट। अब अगर देखा जाएगा कि जब ड्रामा को रिवाइव किया गया तो उसमें जो है तीन तरह का ड्रामा आता है। प्रॉब्लम प्ले, उसी को हम एंटी रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। वही बदले हुए रूप में डिस्कशन प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज आता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आपका प्ले था। उस प्ले में अगर आपको याद होगा, सेंट जोन के अलावा कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया जो उस यूनिट में आता है। इसके अलावा जॉन गाल्सवर्दी का भी प्ले था, उसको भी हम लोगों ने बात किया था। तो जब आप मॉडर्न एज की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडर्न एज, या व्हेन यू टॉक अबाउट, यू कैन से कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ड्रामा इन मॉडर्न एज, you find that it is said that the drama was revived, poetry was revived। जब ड्रामा का रिवाइवल होता है तो इसका मतलब कि इसके पहले के एज में ड्रामा उतना पॉपुलर नहीं था। इसका मतलब कि इन विक्टोरियन एज ड्रामा वाज नॉट पॉपुलर, इन रोमांटिक एज ड्रामा वाज नॉट पॉपुलर। मॉडर्न एज में जब ड्रामा को रिवाइव किया जाता है तो उसकी तीन शक्लें, उसकी तीन सूरत नजर आती है। जो तीन शक्लें हैं, सूरत है, वे कौन कौन सी है? एक तो आपका एंटी रोमांटिक कॉमेडी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं।
उसी का बदला हुआ नाम थोड़ा सा चेंज करके डिस्कशन प्ले है, उसी का एक और बदला हुआ नाम ड्रामा ऑफ आइडियाज है, जिसके बड़े नाम जीबी शाह है। जीबी शाह के अलावा मैंने आपसे बात किया था जॉन गाल्सवर्दी है, हेनरिक इब्सेन है, उसके अलावा जो है एक और बड़ा नाम ग्रैनविल बार्कर है। दीज नेम्स यू फाइंड जहाँ पे सोशल इशूज, सोशल प्रॉब्लम्स को लेके बात कही जाती है, और वो सब प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखे गए, चाहे अडाल्ट हाउस हो, चाहे आपका जो है कैंडिडा हो, आर्म्स एंड द मैन हो, सेंट जॉन हो, मिसेस वारेंस प्रोफेशन हो, वट एवर द प्ले यू फाइंड कि वो सारी चीजें रही है। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, एक दूसरा पॉइंट आता है। वो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये आता है कि और ड्रामा की कौन सी शक्ल थी। तो दूसरे पॉइंट को जब आप बात करते हैं तो यू कम टू नो अबाउट पोएटिक प्ले। इसका मतलब ये हो गया कि शेक्सपियर के बाद पोएटिक प्ले जॉन मिल्टन ने लिखा। पोएटिक प्ले को अगर और किसी ने लिखा तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं रेस्टोरेशन ट्रेजिडी के रूप में आया था। फिर प्ले का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा, प्ले की जगह नावल ने ले लिया था। और उसके अलावा आप पाते हैं कि विक्टोरियन एज में भी कुछ प्ले आया हुआ था जिसको आप क्लोजेट ड्रामा कह सकते हैं। रोमांटिक एज में भी कुछ प्लेज आए हुए हैं जिसमें प्रोमिथस अनबाउंड पीवी शेली का रहा है, बॉर्डर्स विलियम वर्ड्सवर्थ का रहा है। लेकिन एक जो पॉपुलर प्ले की कैटेगरी में आता है, जो एक इस्टेब्लिश्ड ड्रामेटिस्ट लिखता है, अगर उस पोएटिक प्ले की बात की जाएगी तो इट अल्टीमेटली केम इन मॉडर्न एज, एंड द क्रेडिट गोज टू हूम? द क्रेडिट गोज टू टीएस एलियट। अगर आप देखेंगे क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? टीएस एलियट को दिया जा रहा है। अब टीएस एलियट ने किया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन यू टॉक अबाउट टीएस एलियट यू कम टू नो कि टीएस एलियट रिवाइव्ड पोएटिक प्ले। टीएस एलियट ने पोएटिक प्ले को रिवाइव किया, बट रिवाइवल के लिए उन्होंने क्या किया? उनके सामने या उनसे पहले तमाम लोग थे जिन्होंने काम किया था। शेक्सपियर का जैसे मैंने जमाना बताया, शेक्सपियर के अलावा हीरोइक ट्रेजिडी भी आ, हीरोइक ट्रेजिडी के अलावा ग्रीक ट्रेजिडी भी उनके सामने था। तो शेक्सपियर के सामने कई ऑप्शन, एलियट के सामने कई ऑप्शन था कि अगर वो पोएटिक प्ले लिख रहे हैं तो किस तरह के पोएटिक प्ले को फॉलो करें। उनके पास शेक्सपियर भी ऑप्शन में थे, हीरोइक ट्रेजिडी भी उनके पास ऑप्शन में था, ग्रीक ट्रेजिडी भी उनके पास ऑप्शन में थी। उन्होंने क्या किया? ना तो हीरोइक ट्रेजिडी को फॉलो किया, ना ही उन्होंने शेक्सपियर को फॉलो किया। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ग्रीक ट्रेजिक, instead of following heroic play, instead of following William Shakespeare, he followed, he का मतलब टीएस एलियट। टीएस एलियट ने किसको फॉलो किया? टीएस एलियट ब्यूटीफुली फॉलोड ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट, अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक प्ले था, जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी था, जो ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट का लिखने का तरीका था, उस रास्ते पर वह बंदा निकल गया। और चूंकि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं एक क्रिटिक हूँ, क्लासिस्ट हूँ, इस तरह के तीन शब्द उन्होंने यूज किए हुए अपने लिए जो है। अब दूसरा सवाल उठता है कि जब उन्होंने उनको फॉलो किया तो उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट को फॉलो किया, या अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो ट्रेजिडी है या पोएटिक प्ले का जो कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल ने जो दिया हुआ है, जब उन्होंने उनको फॉलो किया तो ग्रीक ट्रेजिडी की जो भी खासियत थी उसको उन्होंने अपने प्ले में यूज किया। कौन कौन सी चीजें यूज की है? टीएस एलियट के प्ले में कोरस का यूज आपको मिलेगा, यू फाइंड द यूज ऑफ कोरस। मर्डर इन द कैथेड्रल में भी कोरस है, कोरस की सिंगिंग से ही सारी चीजें पता चलती है। तो यू फाइंड द यूज ऑफ कोरस, एक चीज जो शेक्सपियर में नहीं पाई जाती है। यू फाइंड द यूज ऑफ थ्री यूनिटीज, ग्रीक ट्रेजिडी में थ्री यूनिटीज का, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। यू फाइंड दीज थिंग्स वेयर, यू फाइंड दीज थिंग्स इन द प्ले ऑफ विलियम, नॉट विलियम सॉरी, टीएस एलियट, टीएस एलियट वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, वह कौन सी चीज था? पोएटिक लैंग्वेज, पोएटिक लैंग्वेज। एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, वह कौन सी चीज रही है? ग्रीक मिथ, जिसको हम ऑरेस्टिसिया कहते हैं। इस प्ले में तो नहीं है, द फैमिली रियूनियन में यू फाइंड ग्रीक मिथ ऑरेस्टिसिया का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो अगर देखा जाए, उन्होंने पोएटिक प्ले लिखने में जो अपना रोल मॉडल अगर किसी को माना तो किसको उन्होंने माना? उन्होंने जो है ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट को माना। उन्होंने किसको माना है? ग्रीक
ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट को उन्होंने माना, उस पैटर्न को लेकर के उन्होंने लिखा। पोएटिक लैंग्वेज का यूज करते हैं, कोरस का यूज करते हैं, थ्री यूनिटीज का यूज करते हैं, ग्रीक मिथ और एस्टीसिया का वो जिक्र करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि चूंकि वो मॉडर्न एज के थे, तो मॉडर्न एज में बहुत चीजों में क्राइसिस नजर आती है। क्राइसिस किन चीजों को लेकर के नजर आती है? स्पिरिचुअलिटी की क्राइसिस है। किस चीज की नजर आती है? पीपल्स बिलीव इन गॉड, पीपल्स बिलीव इन रिलीजन, पीपल्स बिलीव इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। लोगों का विश्वास ईश्वर में, लोगों का विश्वास धार्मिक किताबों में, लोगों का विश्वास धार्मिक संस्थाओं में। इस पर भी जो है क्या होता है, इन चीजों को लेकर के उन्होंने बात किया। उन्होंने ये बात किया कि आखिर क्या कारण है कि द पीपल लास्ट फेथ इन गॉड, द पीपल लास्ट फेथ इन चर्च, द पीपल लास्ट फेथ इन स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिज्म। व्हाई द लैंड इज barren, व्हाई द यूरोपियन लैंड इज barren, no fertility, no sprouting, no goodness, no virtue। ये चीजें क्या है, क्या रीजन है, ये चीजें पर उन्होंने बात किया। खासकर मर्डर इन द कैथेड्रल के साथ साथ आपको द फैमिली रियूनियन में भी आप देख सकते हैं ये चीजें। उन्होंने सिन की बात की। उन्होंने कहा कि लोग, मॉडर्न एज के लोग मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, वो पाप करते हैं, और उस पाप का एक इलाज है, उस उनको क्या करना चाहिए? एक्सपिएशन, उन्होंने वर्ड यूज किया, EXPEATION, जो उनके प्ले का थीम है। एक्सपिएशन माने पश्चाताप। जैसे अगर आप देखेंगे, उनका एक प्ले है द फैमिली रीयूनियन। वह एक मिडिल क्लास के परिवार को लेके कहानी बताई गई है, जिसमें आगाथा है, मेरी है, और उसके अलावा आई थिंक कि जो एक और मेन कैरेक्टर है चार्ल्स, या क्या नाम है, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। दे ऑल द मेंबर्स आर लिविंग अंडर इन अ हाउस, अंडर अ रूफ, सब कुछ, लेकिन दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हर आदमी का विचार अलग है। माँ दूसरी दिशा में भाग रही, बेटा दूसरी दिशा में भाग रहा है, चाची दूसरी दिशा में भाग रही। सच अ लाइफ वी फाइंड कि पीपल आर लिविंग इन अ हाउस, पीपल आर लिविंग अंडर अ रूफ, but ultimately we don't find any type of engagement. There is no emotion, no feeling, such a chemistry you can just see or understand. So what I want to tell you, उन्होंने लिखा तो जरूर जो है, जो उनका टेक्निक है, जो उनका ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है, या जो उन्होंने ड्रामा लिखने के लिए जो उन्होंने चीजों को फॉलो किया, वह कहाँ पर है? वह जो है आप कह सकते हैं कि ग्रीक ड्रामेटिस्ट के पैटर्न को उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर लिया अपने जमाने को लिया, अपने जमाने के कैरेक्टर्स को लिया। राजा के बारे में बात नहीं करते, रानी के बारे में नहीं बात करते, एंजल्स के बारे में नहीं, परियों के बारे में नहीं, बल्कि हम और आप जैसे जो इंसान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो भौतिकवादी जिंदगी है, उनमें जो अध्यात्म की कमी है, कि दे हैव लॉस्ट देयर फेथ इन गॉड, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, रिलीजियस बुक्स, हॉली बुक्स, द बाइबल एंड सो मेनी थिंग्स। तमाम ऐसी बातें जो है यू विल कम टू नो कि दैट ही टेल्स, ही डिस्क्राइब्स। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ही जस्ट टेल्स कि इट्स द हार्डन, it's the problem, is the obstacle, and he tells that how you can overcome these problems, how you can come out from these things। ये चीज जो हमारे सामने लेकर के आते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ये हम सारे लोगों को पता है कि टी एस एलियट वॉज बॉर्न इन 1888, 1888 में उनका जन्म हुआ है। 1965 ईस्वी में मौत हुई है। ही वॉज बॉर्न अमेरिकन पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक। जन्म अमेरिका में हुआ, बट ही गॉट सिटीजनशिप इन इंग्लैंड। लेकिन उनको नागरिकता जो है इंग्लैंड की मिली, यूके की मिली, यूनाइटेड किंगडम की मिली जो है। उन्होंने अपना करियर एक क्लर्क के रूप में शुरू किया था, बैंक क्लर्क के रूप में। वो जर्नल से भी जुड़े थे, खासकर द क्राइटेरियन बहुत फेमस जर्नल था, उससे वो जुड़े हुए थे, उसमें भी उन्होंने काम किया। इसके अलावा उनकी इम्पोर्टेंट पोएम्स है द वेस्टलैंड है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक है, जी रॉन्सन है, जर्नी टू मेजाई है, बर्थ नॉटन है, ड्राई साल्वेजेस है। so many things you find जो कि पोइट्री में उनका कंट्रीब्यूशन रहा। वी ऑल नो कि what type of poem he has written, especially each and everyone who has joined this session, they all had gone with what, they all had gone with the wasteland, कि 433 लाइन में पूरा ऐसा लगता है उन्होंने महाभारत लिख दिया है। दूसरा चीज एक ही ये नजर आता है कि
जिस खूबसूरत ढंग से उन्होंने इमेज का यूज किया, सिंबल का यूज किया, मिथ का यूज किया, एल्यूजन का यूज किया, रेफरेंसेस का यूज किया हुआ है, और साथ ही साथ उनकी पोइट्री काफी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, सिंबॉलिकल पोइट्री है, फिगुरेटिव है, एलिटरेटिव है। दीज थिंग्स यू फाइंड, यह भी एक खासियत रही है। और क्लैश बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, post World War experiences of life, unrest, anxiety, disorder, lack of spirituality, so many things, lust, passion, and mechanical life. Modern man became machine. These things you find in his work. All these things. तो ये सब चीजें उन्होंने किया हुआ है। एज अ क्रिटिक अगर आप उनको देखेंगे तो उनका वर्क है द सैक्रेड वुड, उनका वर्क है यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, उनका वर्क है जो तीन क्रिटिकल ऐसे बहुत फेमस है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। यू फाइंड अनदर वर्क दैट इज व्हाट, दैट इज Hamlet and his problem, metaphysical poetry, all these things you find, जो सब पहले भी आपको पता है इसमें। आई एम नॉट टेलिंग एनी न्यू थिंग, जो ऑलरेडी आप उसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आखिर उन्होंने और नया क्या किया, एंड अदर थिंग्स व्हाट डू यू फाइंड। तो एक चीज उनको आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो भी चीजें इसके की पोइट्री के फील्ड में, ड्रामा के सॉरी आप कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म के फील्ड में, लेकिन ड्रामा में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। द रॉक उनका एक प्ले है जो बहुत खूबसूरत प्ले है। कॉकटेल पार्टी, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, इसके अलावा और सारे कुछ प्लेज अगर आप देखेंगे तो उनको जब भी आप पढ़ेंगे तो एज अ पोएट, एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ क्रिटिक आपको एक नजर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पोइट्री भी आपको पढ़नी है ना, जो सेकंड सेक्शन पोइट्री है वहां पर भी आपको बात करनी है। इनसे रिलेटेड मैंने एक लेक्चर दिया था जो 1 से 1.5 घंटे का, उसमें सारी बातें बताई गई है, ये चीजें रही है। अब दूसरा चीज ये होता है कि जो प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल है वह प्ले क्या है। मर्डर इन द कैथेड्रल जो प्ले है उसका थीम है, क्या थीम है, मर्टरडम। उसका एक थीम है मर्टरडम, और उसमें किसके जो है, किसके मर्टरडम की शहादत की बात की गई है, टॉमस बेकेट के शहादत की बात की गई है, जो 1170 में आर्च आर्च बिशप थे कैथेड्रल के। उनको कैसे शहीद किया जाता है, कैसे 4 टेम्पटर्स आते हैं उनको लालच देते हैं, तो 3 टेम्पटर्स की वो लालच में नहीं आते, 4th टेम्पटर्स उनको लालच मर्टरडम का देता है। फिर वहां पे दिखाया गया कैसे जो क्लैश होता है वहां के किंग से, और जो नाइट्स आई हुए लास्ट में उनको शहीद कर देते हैं। कोरस का रोल है, तो कोई ऐसी इसमें बड़ी कहानी नहीं है, एक हिस्टोरिकल इवेंट को लेकर के बात की गई है, लेकिन उस हिस्टोरिकल इवेंट में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ह्यूमैनिटी को अगर बचाना है तो ह्यूमैनिटी शहादत मांगती है। इतिहास के पन्ने शहीदों की कुर्बानियों से भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। और शहादत का मतलब ये नहीं कि किसी का मतलब मर्डर कर दिया जाए, गला काट दिया जाए। शहादत इन द सेंस कर्मा से, आचरण से, ह्यूमैनिटी से, गुडनेस से, वर्च्यू से, कल्चर से, सिविलाइजेशन से, तमाम लोग अपने अपने ढंग से करते रहते हैं, जिसका एक एग्जांपल हमें कहाँ पे मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले में भी देखने को मिलता है। उसी के तर्ज पर ये चीजें यहाँ पर आई हुई है। तो लेट मी नो कि मुझे लगता है कि ये जो पोर्शन था थोड़ा सा मॉडर्न एज और उसकी सिचुएशन को जो मैंने बताया, किसी की अगर कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, नहीं तो मैं आगे स्क्रीन को शेयर करके मैं बात करूंगा। शुड आई गो अहेड या हैव यू एनी क्वेरी? नाउ लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसको लेकर के कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मर्डर इन द कैथेड्रल। और जो मर्डर इन द कैथेड्रल है, यू विल कम टू नो कि क्या क्या चीजें इसमें हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज की जो प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, वो किस कंडीशन में लिखा गया, क्या क्या चीजें आई है, उसको मैंने आपको पीडीएफ फाइल पहले से ही मैंने भेज दिया है। फिर भी मैं जो चीजें मैंने बताया है उन चीजों को मैं दोबारा पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखवा दूंगा तो और भी समझ में आ जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट मर्डर इन द कैथेड्रल, MURDER, मर्डर इन द कैथेड्रल, CATHEDRAL, मर्डर इन द कैथेड्रल।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जो मर्डर इन द कैथेड्रल है, जो ये प्ले है, इस पार्टिकुलर प्ले में आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें रही है। तो टॉकिंग अबाउट मर्डर इन द कैथेड्रल, नंबर वन पॉइंट की इट्स अ वर्स प्ले, इट्स अ वर्स प्ले। दूसरा पॉइंट, द क्रेडिट, CREDIT, द क्रेडिट goes to T.S. Eliot to revive poetic play, to revive poetic play in modern age, in modern age। तीसरा पॉइंट, he wrote the rock, द रॉक उनका पोएटिक प्ले है, द रॉक, द फैमिली रीयूनियन, ये उनका दूसरा प्ले है। तीसरा, कॉकटेल पार्टी, और चौथा मर्डर इन द कैथेड्रल हम बात कर रहे थे, हम उसको नहीं बता रहे हैं। द रॉक उन्होंने लिखा है, द फैमिली रियूनियन उन्होंने लिखा है, कॉकटेल पार्टी उन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो फोर्थ पॉइंट है, ही फॉलोड WED, ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट, DRAMATIST, ही फॉलोड ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट, उन्होंने ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट को फॉलो किया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया, कोरस का यूज किया, थ्री यूनिटीज का भी यूज किया। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। ये तो मैंने कॉमन पॉइंट बताया। अब सवाल ये उठता है कि जो मर्डर इन द कैथेड्रल है उसमें क्या क्या चीज रहा है। वेन यू टॉक अबाउट मर्डर इन द कैथेड्रल, तो मर्डर इन द कैथेड्रल एक ऐसा प्ले है जो वर्स प्ले है, रिटन इन 1935 या परफॉर्म्ड इन 1935 एंड आल्सो पब्लिश्ड इन दैट ईयर। सो एक पॉइंट ये है कि सबसे पहला, फिर से मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं कि मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की इट पब्लिश्ड, PUBLISHED, इन 1935। दूसरा, इट पोर्ट्रेज, TRAYS, it portrays the assassination of Archbishop INATION, the assassination of Archbishop BISHOP, एसेसिनेशन, उनकी हत्या, आर्च बिशप की हत्या, जिनका क्या नाम है, टॉमस बेकेट। एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें किसके मर्टरडम का जिक्र किया गया है, टॉमस बेकेट, BECKET। ये पॉइंट आपको ज्यादा ध्यान में रखना है कि इसमें किसके चीजों को लेकर के, टॉमस बेकेट की एसेसिनेशन को लेकर के बात की गई है। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनकी, और ये जो हुआ था कहाँ पे, कैंटरबरी कैथेड्रल में, टॉमस बेकेट, आगे उसी में ही इन कैंटरबरी कैथेड्रल, कैंटरबरी, CANTERBURY,
जिस कैथेड्रल में उनकी हत्या की गई थी उसका क्या नाम है? कैंटरबरी कैथेड्रल, CATHEDRAL। इसका मतलब एक रियल घटना थी जो दैट बिकेम द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दैट बीन टेकन बाय दिस प्रेजेंटेड एज अ ड्रामा। कैंटरबरी कैथेड्रल ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी सेकेंड, during the reign of Henry II, REIGN, during the reign of Henry II, Henry II, during the reign of Henry II in 1117। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा, वो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? 1170 ईस्वी में हेनरी सेकंड ने इस पार्टिकुलर चीज को किया हुआ है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हेनरी सेकंड इन 1170 दिस थिंग जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। ये एक चीज रहा है कि जिस आदमी का हत्या किया गया उसका नाम जो है थॉमस बेकेट है, और किसके शासन में? हेनरी सेकेंड। और ये घटना कब की है? 1170 ईस्वी की है। तो यह एक हिस्टोरिकल इवेंट पर, और कहाँ पे उनकी हत्या की गई है? कैंटरबरी कैथेड्रल में। वेयर? कैंटरबरी कैथेड्रल में। अब उसके बाद जो प्ले है, प्ले का थीम क्या है? द थीम ऑफ द प्ले इज, थीम क्या है? THEME। थीम इसमें एक चीज है दैट इज मार्टरडम, MARTYRDOM, मार्टरडम। कि जो थॉमस बेकेट है वो एक तरह से जनता के कल्याण के लिए या लोगों के कल्याण के लिए अपने आप को शहीद कर देते हैं या उस चीज को स्वीकार करते हैं। दूसरा चीज है कि जो पूरा एक्शन दिखाया गया प्ले में वह 2 दिसंबर बिटवीन 2 and 29 दिसंबर 1117 को होता है, जो एक हिस्टोरिकल डेट है, क्रॉनिकली उसको दिखाया जाता है। और जिसमें दिखाया गया कि martyrdom of Thomas Becket following his absence of 7 years in France। फॉलोइंग वो जो है 7 साल तक कहाँ पे थे? फ्रांस में थे। 7 साल के बाद वो वापस आते हैं, फॉलोइंग हिज absence of 7 years in फ्रांस। और इसमें भी दिखाया गया कि बेकेट्स का इंटरनल स्ट्रगल, दूसरा थीम इसका बनेगा इंटरनल स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल ऑफ बेकेट, BECKET, एक दूसरा पॉइंट बनेगा। उसके बाद जब आप पूरे उसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करेंगे ड्रामा का, तो ड्रामा का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले। जब आप प्ले के स्ट्रक्चर की बात करते हैं देन यू कम टू नो कि पूरा जो प्ले है वो कितने स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। वो जो है पूरा का पूरा प्ले 2 हिस्सों में है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में है, ना कि एक्ट में। इट इज डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो पार्ट 1 है वो आर्च बिशप यानी जो थॉमस बेकेट है उनके उनके जो कैथेड्रल है उसके हाल में होता है 2 दिसंबर को। प्ले जो है कोरस की सिंगिंग से शुरू होता है। तो एक चीज और भी है स्ट्रक्चर में, वो कौन सा है कि सिंगिंग ऑफ कोरस। द प्ले बिगिंस, WITH है, दिस इज WITH, with the singing of chorus, with the singing, SINGING, with the singing of chorus, with the singing of chorus, जिसमें जो है दिखाया जाता है कि कमिंग वायलेंस को लेकर के जिक्र किया गया है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे ड्रामा में 4 टेम्पटर्स का जिक्र है। कितने टेम्पटर्स है? FOUR, 4 टेम्पटर्स, TEMPTERS। टेम्पटर्स वे हैं
जो उनको लालच देते हैं, किसको लालच देते हैं? दिस पार्टिकुलर मैन को। फोर टेम्पटर्स वी फाइंड इन द प्ले। और जो ये फोर टेम्पटर्स है उसमें जो फर्स्ट टेम्पटर है उनको जो है फिजिकल सेफ्टी का ऑफर देता। फोर टेम्पटर्स का जिक्र है जिसमें ये चीज लिखना जरूरी है, समझना जरूरी है। जो फर्स्ट टेम्पटर है, फर्स्ट टेम्पटर, TEMPTER, फर्स्ट टेम्पटर किसका ऑफर करता है? फर्स्ट टेम्पटर ऑफर्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ फिजिकल सेफ्टी, द प्रोस्पेक्ट ऑफ फिजिकल सेफ्टी, मतलब फिजिकली आप जो है स्ट्रांग रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये लालच दिया जाता है, किसको दिया जाता है? बेकेट को। फर्स्ट टेम्पटर्स ऑफर द प्रोस्पेक्ट ऑफ फिजिकल सेफ्टी, SAFETY। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेकेंड टेम्पटर है वह क्या करता है? उनको रिच और फेम का ऑफर देता है इन सर्विंग द किंग। द सेकेंड टेम्पटर टेम्पटर ऑफर्स हिम पावर एंड फेम, पावर एंड फेम, कि आपको राजा के यहाँ नौकरी, इन सर्विंग द किंग, इन सर्विंग द किंग। ये सेकेंड टेम्पटर का रहा है कि सेकेंड टेम्पटर ने जो उनको ऑफर किया हुआ था पावर एंड फेम इन सर्विंग द किंग। नाउ जो थर्ड टेम्पटर है वो क्या करता है? द थर्ड टेम्पटर, द थर्ड टेम्पटर द ग्लोरी ऑफ द थर्ड टेम्पटर एक कॉलिशन की बात करता है, किसके बीच में? बैरॉन्स के बारे में। द थर्ड टेम्पटर suggests a coalition, suggests a coalition with the barons, जो मंत्रीगण हैं कि उनके साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे और आप राजा को रिजिस्ट कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं। तो थर्ड उनको जो ऑफर देता है कि कॉलिशन, गठबंधन बैरॉन्स के साथ। नाउ अब उसके बाद जो फोर्थ है, द फोर्थ टेम्पटर urges him, URGES, urges him टू सीक द ग्लोरी ऑफ मार्टरडम। चौथा वाला मार्टरडम की बात करता है, टू सीक द ग्लोरी ऑफ मार्टरडम, MARTYRDOM, मार्टरडम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आएगा कि किस जो है इसने किया था, तो फोर्थ टेम्पटर ने किया हुआ मार्टरडम की बात। विकेट जो है सारे टेम्पटर को रिस्पॉन्ड करते हैं और साथ ही साथ तीनों के वो बहकावे में नहीं आते, लेकिन जो चौथा है जो सजेशन देता है उसको कि क्या करने के लिए? मर्टरडम करने के लिए, उस पर उनका ध्यान आता और उसके लिए तैयार रहते। अगर देखा जाएगा तो इसमें बीच में एक इंटरल्यूड का भी यूज किया गया है। देयर इज आल्सो द यूज ऑफ इंटरल्यूड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरल्यूड जो है यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब बिटवीन द प्ले, और यह सरमन के रूप में है। इंटरल्यूड ऑफ द प्ले इज अ सरमन, ऑफ द प्ले इज अ सरमन, SERMON, सरमन धार्मिक उपदेश, गिवन बाई बेकेट, गिवन बाई बेकेट। कब दिया गया है? ऑन क्रिसमस मॉर्निंग 1117, ऑन क्रिसमस मॉर्निंग 1170, उसमें दिया गया है।
ये तो मैंने पहले पार्ट का बताया, जो ड्रामा का सेकंड हिस्सा है, पार्ट सेकंड ड्रामा का, उसमें अगर आप देखेंगे कि आर्च बिशप जो है कैथेड्रल में या वहाँ हॉल में है, 29 दिसंबर है, और 4 नाइट्स आते हैं, 4 नाइट्स का, कितने नाइट्स आते हैं, 4 नाइट। उधर तो फर्स्ट में 4 टेम्पटर्स थे, या लेकिन सेकंड में 4 नाइट्स का जिक्र किया गया है, जो राजा के द्वारा भेजे गए हैं। और वो कहते हैं कि राजा से उनका एक कंप्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन लास्ट में वही नाइट्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनको जो है मार देते हैं। और वे ये भी लगाते हैं आरोप कि जो बिकेट है, इन्होंने राजा को धोखा दिया है। तो सेकंड में 4 नाइट्स अटैक बिकेट, BCKET, एंड assassinates him, ASSINATES, assassinates him, assassinates him। देखा जाए तो ये मिरेकल प्ले जैसा भी है। द इट नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न इट्स अ मॉडर्न मिरेकल प्ले, MIRACLE। तो जब वो फोर्थ नाइट उनका हत्या कर देते, उनकी शहादत हो जाती, तब तो पूरा प्ले ऐसे ही खत्म हो जाता। उसमें उनके मार्टरडम को ही ग्लोरीफाई किया गया है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि ये जो है रहा है। और एक किसका एग्जाम्पल है, मॉडर्न मिरेकल प्ले का एग्जाम्पल है। इसमें इंटरल्यूड का भी जिक्र किया गया है। मैंने बताया अगर इंटरल्यूड की बात आएगी तो इंटरल्यूड किस रूप में, सरमन के रूप में है, एक धार्मिक उपदेश दिया गया है। और पूरा मैंने बता दिया कि जो इसमें कोरस का यूज है, क्लासिकल ग्रीक मैनर पर लिखा गया है। और कैसे जो है टॉमस 7 साल बाद वापस आते हैं फ्रांस से, किंग के उनके रिलेशनशिप को लेकर के जिक्र किया गया, कौन है किंग हेनरी सेकंड है। तो इतनी सारी बातें रही है जो आपको ध्यान में रखना है कि सेकंड में 4 नाइट्स का जिक्र है, फर्स्ट पार्ट में 4 टेम्पटर्स का जिक्र है। जो फोर्थ टेम्पटर है वो मार्टरडम की बात करता है। सेकंड में 4 नाइट्स उनका मर्डर कर देते हैं, और यहीं पे प्ले एंड हो जाता है। लेकिन उनका मर्डर एक तरह का मर्टरडम है, और जो हर आदमी के लिए एक हो रहा है। और यह मिरेकल प्ले का भी एग्जाम्पल है। मिरेकल प्ले के साथ साथ और चीजों का भी यहाँ पे इंटरल्यूड का भी जिक्र किया गया। तो आई हैव टेकन दिस, यहीं तक है। आई थिंक कि बस मैं इतना ही करूंगा। वी विल मीट टुमारो। कल हम लोग और आगे बात करेंगे, खासकर रूस्ट को लेकर। एक दो और प्ले है, उसको लेकर के कल हम बात करेंगे। ठीक है।